तरफ मोड़ दिया है। निशाने पर परमाणु मिशन है या फिर निशाने पर ईरान की सत्ता है? आखिर ट्रंप क्यों ईरान पर हमले की धमकी बार बार दे रहे हैं? क्या ये सिर्फ ईरान को दबाने और खामेनेई के खिलाफ विरोध की आग को भड़काने की राजनीतिक चाल है, या फिर अमेरिका वेनेजुएला की तरह ईरान को भी अपने पूर्ण अधिकार में रखना चाहता है? अगर अमेरिका ने ईरान पर सैनिक हमला किया तो क्या होगा? दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? चलिए आपको ईरान और अमेरिका के बीच बन रही वॉर के हालात की इनसाइड स्टोरी बताते हैं, और अगर जंग हुई तो भारत पर क्या असर होगा, और यह भी समझाने की कोशिश करते हैं कि इस वॉर के दौरान अमेरिका के इरादे क्या हो सकते हैं। सबसे पहले जरा यह समझने की कोशिश कीजिए कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो तनाव है उसमें अमेरिका क्या कह रहा है और किन आधार पर वो कह रहा है कि ईरान पर हमला वो कभी भी कर सकता है। उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? जो सबसे पहली वजह है वो परमाणु कार्यक्रम। ईरान परमाणु कार्यक्रम को कंटिन्यू कर रहा है। इससे पहले एक बार अमेरिका बाकायदा ईरान के परमाणु जो परीक्षण की जगह है वहां पर अटैक कर चुका है, लेकिन फिर भी अमेरिका को लगता है कि शायद ईरान इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है और इसलिए वो जंग की बात कर रहा है ईरान के खिलाफ। दूसरा, आंतरिक विरोध प्रदर्शन, क्योंकि ईरान के अंदर काफी ज्यादा सत्ता के विरुद्ध लोग सड़कों पर हैं। वहां जो आंकड़े सामने आए उसमें कहा जा रहा है कि हजारों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं उनको सलाखों में जबरन डाल दिया गया। हालांकि इन सब के बीच में बीते कुछ दिनों के अंदर अमेरिका के संदेश ईरान में मोबाइल फोन पर जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि ट्रंप जो कहते हैं वो करते हैं। जो तीसरा कारण है वो क्षेत्रीय सुरक्षा। क्या वाकई में खाड़ी के अंदर शांति बनाए रखने के लिए ईरान पर अटैक की बात अमेरिका कर रहा है? क्योंकि देखिए, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो या हुती हो, इनको अप्रत्यक्ष तौर पर ईरान ही पोषित कर रहा है और ये सीधे आरोप अमेरिका लगाता है, और इसलिए वो ईरान के जरिए आतंकवादी संगठनों की फाइनेंशियली कमर को तोड़ना चाहता है। एक एक करके जरा तीनों पॉइंट्स को समझिए। सबसे पहले परमाणु कार्यक्रम। क्या ईरान के परमाणु हथियारों के अगेंस्ट अमेरिका इस स्ट्राइक और इस युद्ध की रूपरेखा को तैयार कर रहा है? क्योंकि अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप एक नए परमाणु समझौते के लिए लगातार ईरान पर दबाव बना रहे हैं। ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, उसे यूरेनियम संवर्धन का अधिकार है। अमेरिका का कहना है कि वो ईरान को ना तो परमाणु हथियार बनाने देगा और ना ही यूरेनियम का समर्थन करने देगा। अमेरिका को लगता है कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार बना लिए तो कहीं ऐसा ना हो कि आतंकवादियों के साथ वो मिलकर अमेरिका के लिए एक थ्रेट पैदा करे। दूसरी बड़ी वजह आंतरिक विरोध प्रदर्शन। दिसंबर 2025 में ईरान में बढ़ती कीमतों और गिरती मुद्रा के खिलाफ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन, और इस पर ईरानी सरकार की सख्त कार्रवाई नजर आई। इसमें हजारों लोगों की मारे जाने की खबर है। बताया जाता है कि इन घटनाओं को खुद अमेरिका ने भड़काया ताकि वो ईरान के मामले के अंदर दखल दे सके। और इससे भी गंभीर मामला क्षेत्रीय सुरक्षा, क्योंकि ईरान का लगातार बढ़ता बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम इजरायल जैसे अमेरिकी सहयोगियों पर खतरा बढ़ा सकता है। दोनों देशों के बीच तनाव का यह बड़ा कारण हो सकता है। इसके अलावा सऊदी अरब, यूएई भी अलग अलग मौकों पर ईरान को लेकर खतरा जताते रहे हैं। तो क्या इस वजह से अमेरिका ईरान पर अटैक करना चाह रहा है? जरा इसको समझने के लिए समझिए कि ईरान में जो प्रदर्शन है और अमेरिकी कैसे सक्रिय हैं। 28 दिसंबर 2025 तेहरान में महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुए जो पूरे देश में फैले। 2 जनवरी 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो अमेरिका कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएगा। 8 और 9 जनवरी 2026 को ईरान ने इंटरनेट बंद कर दिया। प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई शुरू की गई। 13 जनवरी 2026 ट्रंप ने सोशल मीडिया पर मदद आ रही है लिखकर सैन्य कार्रवाई की धमकी दी थी। 19 जनवरी 2026 यूएसएस अब्राहम लिंकन विमान वाहक पोत को मध्य पूर्व की तरफ रवाना किया गया था।
25 जनवरी 2026 यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर पहुंचा। ईरान ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर कर दिया। 27-28 जनवरी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दूसरे नौसैनिक बेड़े की घोषणा की और ईरान को परमाणु समझौता नहीं मानने पर दर्दनाक परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी। और इसके बाद चाहे वो फाइटर जेट्स हो अमेरिका के, नेवल बेस हो या सैनिक हो, उन सबको अलर्ट मोड पर रखा गया है। इन सब के बीच में बातचीत भी चल रही है। दो दौर की बातचीत ईरान और अमेरिका के बीच में बन चुकी है, लेकिन अगर बातचीत नहीं बनी तो क्या युद्ध शुरू होगा? क्योंकि बढ़ते विवाद के बीच 3 फरवरी को अमेरिका के F-35 विमान ने एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया था। 4-6 फरवरी को ओमान में अमेरिका ईरान के बीच अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता हुई, जिसे एक शुरुआती अच्छी बातचीत कहा गया। 13 फरवरी को दुनिया की सबसे बड़े विमानवाहक पोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को भी पश्चिमी एशिया पहुंचने का आदेश अमेरिका में दे दिया गया। 19 फरवरी को अमेरिका ने F-22, F-35 जैसे विमानों की तैनाती की और इसे 2003 के ईरान आक्रमण के बाद की सबसे बड़ी सैन्य लामबंदी माना गया। 17-18 फरवरी को जिनेवा में दूसरे दौर की बातचीत में कोई समाधान नहीं निकला। असर क्या हुआ? पेंटागन ने व्हाइट हाउस को जानकारी दी कि अमेरिकी सेना हमले के लिए तैयार है और इसके बाद हमले की आहट चारों तरफ सुनाई देने लगी। इसका असर वैश्विक बाजार पर भी पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि अमेरिका ने तैनात जो किए हैं वो बेहद खतरनाक हथियार किए हैं। जरा एक नजर डालिए कौन कौन से हथियार अमेरिका ने अभी तक तैनात किए हैं। अगर नौसैनिक बेड़े की बात की जाए उसमें यूएसएस अब्राहम लिंकन, इसको तैनात कर दिया गया है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्स को तैनात कर दिया है। यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर को तैनात कर दिया है। यूएसएस सप्रुआंस को तैनात कर दिया है और यूएसएस माइकल मर्फी, इनको तैनात कर दिया गया है। 13 विध्वंसक पोत तैनात कर दिए हैं, जिनमें परमाणु संचालित विमानवाहक पोत भी शामिल है। यह पूरे तरीके से ईरान को दबाने की कोशिश है कि या तो हमारी बातचीत को मानिए, वरना जो विध्वंसक आपके दरवाजे पर लाकर खड़े कर दिए हैं वो ईरान के ऊपर कहर बरपाएंगे। क्योंकि अमेरिका ने जो हथियार तैनात किए, हमने नौसैनिक बेड़े का जिक्र किया, अब जरा देखिए एयरफोर्स फाइटर जेट वो कौन कौन से ईरान के अगेंस्ट अमेरिका ने खड़े कर दिए। अमेरिका ने बड़ी संख्या में F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग II जैसे स्टील्थ फाइटर जेट तैनात किए। इसके अलावा F-15, F-16 फाल्कन लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रन को भी भेज दिया गया है। हवाई अभियानों के संचालन के लिए E-3 सेंट्री, जिसे हम अवॉक्स कहते हैं, टोही विमान, KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर और E-11 युद्ध क्षेत्र संचार विमान तैनात कर दिए। जॉर्डन के सोल्टी एयर बेस पर कम से कम 5 MQ-9 रीपर ड्रोन देखे गए हैं। डिएगो गार्सिया द्वीप पर B-2 स्टील्थ बम वर्षक विमानों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया और इन्हीं B-2 बम वर्षक विमानों के जरिए अमेरिका ने पिछले साल ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को अंजाम दिया था। ईरान के परमाणु ठिकानों पर GBU-57 बम जो गिराए गए थे वो दरअसल B-2 बम वर्षक विमानों के जरिए ही गिराए गए थे, उनको भी तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें मिसाइल और रक्षा प्रणाली की, जो अमेरिका ने ईरान के अगेंस्ट तैनात कर दिए हैं, उन पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए जरा, जो इस वक्त तैनात है उसमें टॉकॉम क्रूज मिसाइल तैनात कर दी गई है, एयर डिफेंस सिस्टम थॉड तैनात कर दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये सब वो जो मिसाइल प्रणालियां जिनको अमेरिका ने ईरान के अगेंस्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अमेरिका युद्धपोत टॉकॉम क्रूज मिसाइलों से लैस है, जिसका इस्तेमाल पहले भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के दौरान रक्षा व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने के लिए किया गया है। थोड़ को जरा समझिए, ईरानी मिसाइलों के जवाबी हमले से सुरक्षा के लिए पेंटागन ने क्षेत्र के अतिरिक्त पैट्रियट और एयर डिफेंस सिस्टम रक्षा प्रणाली तैनात किए, जो थॉड है। और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, विमान वाहक पोतों पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान और इसके अलावा AN/SLQ-25A निक्सी जैसे डिकॉय सिस्टम भी मौजूद है, जो दुश्मन के हथियारों को भ्रमित कर सकते हैं और अपने किसी भी हथियार को हमले से बचा सकते हैं। अब सोचिए, अमेरिका पूरे तरीके से जंग की तैयारी कर चुका है।
इसके अलावा मिडिल ईस्ट में अमेरिका के वो कौन कौन से बेस हैं जहां से वो ईरान को घेर सकता है या वहां से ईरान पर चौतरफा हमला कर सकता है। जरा इसको भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अमेरिका के जो बेस हैं वो सऊदी अरब में है, यूएई में है, ओमान में है, ईरान में है, कुवैत में है और तुर्की के अंदर है। इसमें नेवल बेस की बात की जाए तो नेवल बेस सऊदी अरब के आसपास है। इसके अलावा अगर एयर बेस की बात की जाए तो जो आपको लाल रंग में दिखाई दे रहे हैं ये सारे एयर बेस हैं जो अमेरिका के हैं, मिडिल ईस्ट में है, ईरान के इर्द गिर्द है। वहीं पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा है। इस संख्या पर भी जरा गौर कीजिए क्योंकि अमेरिका से अपनी सैन्य शक्तियों को वहां पहुंचाने की जरूरत नहीं है। जरा देखिए, इराक के अंदर 2500 अमेरिकी सैनिक इस वक्त है, कुवैत के अंदर 12,000 सैनिक इस वक्त है, बहरीन में 9,000, कतर के अंदर 10,000, सऊदी अरब के अंदर 3,000, यूएई में 5,000 और जॉर्डन के अंदर 3,800 सैनिक वर्तमान में मौजूद हैं जो ईरान के इर्द गिर्द हैं, जो सिर्फ ये इशारा चाहते हैं कि अगर ट्रंप सैन्य हमले की इजाजत देते हैं तो ये सब ईरान के अगेंस्ट मैदान में होंगे। अमेरिका के सैन्य जमावड़ा ईरान के इर्द गिर्द कई रणनीतिक स्थानों पर तैनात है, जिसमें प्रमुख एयरबेस और अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र जिनमें जॉर्डन, सऊदी अरब और ओमान के पास स्थित है। इसके अलावा अरब सागर, हिंद महासागर, बहरीन और कतर में भी अमेरिका के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने और सुविधाएं मौजूद हैं। पूरे पश्चिम एशिया क्षेत्र में लगभग 40,000 से 50,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। लेकिन क्या वाकई में ईरान जवाबी हमला करने की सोच सकता है? याद कीजिए वो दौर जब इजराइल ने हमला किया था, ईरान ने पलटवार किया था। हालांकि जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है उसने ईरान की 90% मिसाइल को आसमान में ही न्यूट्रलाइज कर दिया था। अब बात अमेरिका की है, क्या ईरान जवाबी हमले के लिए तैयार हो सकता है? जरा समझिए। अमेरिका के बढ़ते सैन्य दबाव के बाद जवाब में ईरान ने भी अपनी तैयारी की है। ईरान ने अमेरिका को जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ईरान के संयुक्त राष्ट्र मिशन ने चेतावनी दी कि यदि उसे उकसाया गया तो वो ऐसा जवाब देगा जैसा पहला कभी नहीं देखा गया। ईरान ने अपनी सेना को भी हाई अलर्ट पर रखा है। नए मिसाइल सिस्टम, ड्रोन टेस्ट किए गए हैं। ईरान ने अपनी ताकत दिखाने के लिए हॉर्मुज स्ट्रीट के पास कई लाइव फायर ड्रिल्स की है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल का स्टॉक फिर से बनाया है, खासकर शॉर्ट रेंज और एंटी शिप मिसाइल जो अमेरिकी बेस जहाजों और गल्फ देशों के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर सकता है। यानी ईरान का मकसद है अगर वो जंग जीत ना पाए तो इतना डैमेज कर दिया जाए जिसका अमेरिका को भारी नुकसान हो। लेकिन भारत पर क्या इसका असर पड़ सकता है? अगर युद्ध हुआ तो भारत पर इसका क्या असर होगा? क्योंकि हमारे रिश्ते ईरान के साथ भी है, हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ भी हैं और हमारे बहुत से ऐसे सामान हैं जो वाया खाड़ी आते हैं, वाया अमेरिका आते हैं। तो मोटे तौर पर जरा देखिए, अगर इंपैक्ट की बात की जाए तो इंपैक्ट भारत पर क्या हो सकता है अगर वॉर की स्थिति बनती है या वॉर होती है। सबसे पहले कच्चे तेल और ऊर्जा कीमतों में भारी उछाल की संभावना बन सकती है। दूसरा है चाबहार पोर्ट और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर खतरा मंडरा सकता है। तीसरा, ईरान में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा एक बड़ा सवाल होगा। और चौथा है, भारत अमेरिकी संबंधों पर अतिरिक्त तनाव की स्थिति बनती हुई नजर आ सकती है। अब जरा इन एक एक पॉइंट को समझिए। सबसे पहले कच्चे तेल और ऊर्जा कीमतों में क्या वाकई में एक बड़ा इजाफा हो सकता है? क्योंकि जिस हार्मुज जल डमरू मध्य दुनिया की जल डमरू मध्य की बात हम जो कर रहे हैं, जो पोर्ट है वहां का, जो एक वे रास्ता है, दुनिया के लगभग 20% से ज्यादा कच्चे तेल और काफी एलएनजी का ये रास्ता है। ईरान ने बार बार धमकी दी है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो वो इस स्ट्रेट को ब्लॉक या डिस्टर्ब कर सकता है। भारत का 40 से 50% कच्चा तेल आयात जो होता है और 60% के करीब नेचुरल गैस जो आती है वो इसी रास्ते से आती है। अगर स्ट्रेट कुछ दिनों और हफ्तों के लिए बंद रहा तो तेल की कीमतों में 100 से $150 प्रति बैरल या इससे भी ज्यादा इजाफा हो सकता है। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। लगभग 10 से 30 रुपए प्रति लीटर कीमतों में इजाफा हो सकता है। ऐसा होने पर ट्रांसपोर्ट हो, खाद्य मैन्युफैक्चरिंग हो, सब महंगा हो सकता है। इन्फ्लेशन 6 से 10% प्लस माइनस हो सकता है। भारत का आयात बिल सालाना
20 से 50 बिलियन डॉलर अतिरिक्त बढ़ सकता है, रुपए पर दबाव बढ़ सकता है। लेकिन इन सबसे इतर सच यह भी कि भारत ने क्रूड ऑयल का एक बड़ा स्टॉक पहले से रखा है। भारत जानता है कि इस तरीके की स्थिति बन सकती है, इसलिए भारत का प्लान बी भी पहले से ही तैयार है। संभावना यह भी हो सकता है कि अगर हमारा इधर से ब्लॉक हो तो वेनेजुएला से हम अपने क्रूड ऑयल की सप्लाई को वापस कंटिन्यू करें, जो कि वेनेजुएला पर बैन की वजह से काफी हद तक रुक गई थी। लेकिन जो इससे बड़ी समस्या है वो दरअसल समस्या है चाबहार पोर्ट और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, क्योंकि ईरान में चाबहार पोर्ट में भारत का भारी निवेश है। 10 साल का एग्रीमेंट 2024 में हुआ था। यह अफगानिस्तान मध्य एशिया तक पहुंच के लिए महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान बाईपास करने के लिए युद्ध की स्थिति में पोर्ट ऑपरेशन बंद हो सकता है। भारत के कर्मचारी इंजीनियर खतरे में आ सकते हैं। अमेरिकी सैंक्शंस और बढ़ सकते हैं। भारत को और दबाव झेलना पड़ सकता है। भारत अफगानिस्तान व्यापार और इसके अलावा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर प्रभावित हो सकता है। हालांकि वो अभी बैन की वजह से भी प्रभावित हुआ। अमेरिका ने जब ईरान पर बैन लगाया तो उसकी जद में बाकायदा चाबहार पोर्ट भी आया था। भारत कूटनीति के जरिए इस समस्या के समाधान के लिए लगातार लगा हुआ है। समस्या एक और आ सकती है। ईरान में रहने वाले भारतीय, हजारों भारतीय छात्र, मजदूर, व्यापारी ईरान में रह रहे हैं, जिनको खतरा हो सकता है। युद्ध शुरू होने की स्थिति में भारत सरकार ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर निकलने को उन्हें कह दिया है। अगर युद्ध लंबा चला तो बड़े पैमाने पर इवैक्यूएशन की जरूरत पड़ सकती है, जैसे अफगानिस्तान 2021 में हुआ, यूक्रेन के अंदर हुआ। हालांकि भारत सरकार पूरी तरह नजर बनाए और वक्त से पहले ही फैसला ले लेगी, क्योंकि अभी से बोल दिया गया कि भाई सब अपने दूतावास के संपर्क में रहिए और अलर्ट मोड पर रहिए। इसके इतर जो टैरिफ की वजह से भारत और अमेरिका के संबंधों में थोड़ी खटास आई, वो इस जंग के जरिए थोड़ी मुमकिन बढ़ सकती है, क्योंकि अमेरिका पहले से भारत पर रूस से तेल खरीदने और ट्रेड इश्यूज को लेकर टैरिफ लगा चुका है। अगर भारत ईरान के साथ अपने संबंध बनाए रखने की कोशिश करता है तो अमेरिका और सख्त हो सकता है। इसके अलावा काटसा जैसे सैंक्शन का खतरा दूसरी तरफ है। अगर भारत अमेरिका का साथ देता है तो ईरान और रूस से संबंध खराब हो सकते हैं। हालांकि भारत की शांति के पक्ष में होने की वजह से नुकसान ना के बराबर होगा, क्योंकि वर्तमान स्थिति में चाहे अमेरिका हो, रूस हो, ईरान हो, सभी को भारत की जरूरत है। लेकिन इस सब के बीच में जो लगातार बातचीत हो रही है, क्या बातचीत से समाधान निकल सकता है? 2 दौर की बातचीत हो सकती है। क्या तीसरे दौर की बातचीत जो इस वक्त चल भी रही है, क्या उससे समाधान हो सकता है और युद्ध का खतरा टल सकता है? क्योंकि अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच ओमान की मध्यस्थता में तीसरे दौर की वार्ता जिनेवा के अंदर हो रही है। बातचीत करीब 3 घंटे तक चली भी है। इसके बाद ओमान के विदेश मंत्री बदर ने सकारात्मक संकेत दिए। पिछली वार्ता प्रयास विफल होने के बावजूद दोनों देश अब कूटनीति के जरिए तनाव घटाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपना प्रस्ताव ओमान के जरिए अमेरिका को भेजा है, जिस पर वॉशिंगटन ने कुछ सवाल और टिप्पणियां वापस भेजी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमेनोई के एक सलाहकार ने भी इस मामले में सकारात्मक संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर वार्ता का विषय सिर्फ परमाणु हथियार के ना बनाने तक सीमित रहता है तो दोनों देशों के बीच तुरंत एक समझौता हो सकता है। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपने लंबी दूरी के मिसाइल प्रोग्राम, हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को समर्थन जैसे मुद्दों पर चर्चा करेगा ही नहीं। दूसरी ओर ट्रंप भले ही ईरान की घेराबंदी करके लगातार धमकी दे रहे हैं, लेकिन वो भी पूर्ण युद्ध के पक्ष में नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या वाकई में जो अमेरिका डरा रहा है कि अगर ईरान ने लंबी दूरी के मिसाइल बना लिए तो उसके जद में तमाम नेटो देश होंगे, उसकी जद में अमेरिका होगा। क्या उस प्रोग्राम पर अगर बातचीत ना हो तो क्या अमेरिका मान सकता है? दूसरा, हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन जिनके अगेंस्ट अमेरिका बड़ा दावा करता है और इजरायल के फलस्तीन पर हमले के दौरान जो कहा गया कि हमास को खत्म कर दिया जाएगा, क्या उस पर बातचीत ना हो यह अमेरिका मुमकिन कर सकता है? बहरहाल कुछ बातें ऐसी जो बातचीत के जरिए सुलझेंगी, लेकिन क्या वाकई में वॉर की स्थिति बन रही है? अमेरिका ने जिस तरीके से अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया है,
जिस तरीके से अपने नेवल बेस को ईरान के आसपास मजबूत किया है, जिस तरीके से अपने आर्मी बेस को अलर्ट मोड पर किया है, संभव है कि ईरान से बातचीत के दौरान भी ट्रंप ईरान पर अटैक कर दे, क्योंकि ईरान का मकसद अमेरिका के साथ समझौता करना है और अमेरिका का मकसद जो नजर आ रहा है वो खैमेनेई को सत्ता से बाहर करना है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।